हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो 3 फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वह 3 फैक्ट्स हैं उनकी वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी होती है हमारे सामने। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, या आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच वाज मेड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर एक चेन चलती है। ठीक है ना। सबसे पहले होगी एक प्रोडक्शन। जब हम बिज़नेस में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग वर्ड भी यूज़ होता है प्रोडक्शन के साथ साथ। सबसे पहले जो है चेन में क्या आता है, प्रोडक्शन कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कोई भी वो इंसान जो कि जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करने के बाद एक यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब सीधे सीधे जो हम डेफिनेशंस पे आते रहेंगे। ठीक है। एक वर्ड है यहाँ पर प्रोड्यूसर। इसकी डेफिनेशन, प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु कंबाइंस मैनी रॉ मटेरियल्स एंड मैनी थिंग्स टू फॉर्म अ यूज़फुल थिंग। एक ऐसी चीज़ बनाएगा ये जो कि सब लोगों के काम आ सके। ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज़ अ एक्टिविटी ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स टू फॉर्म अ यूज़फुल प्रोडक्ट। प्रोडक्शन क्या है? बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करने की एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग भी मेकिंग समथिंग। बहुत सिंपल डेफिनेशंस, मैं कोई किताबी डेफिनेशंस में नहीं जाने वाला। मतलब एक सेंटेंस की डेफिनेशंस मेरे ख्याल से काफ़ी रहती हैं। मेरा हमेशा मानना है डेफिनेशंस जितनी छोटी याद रखे अपने माइंड में आदमी उतना अच्छा होता है। बाकी जो है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके उनको बढ़ा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग समथिंग। ठीक है। कुछ भी बनाना है तो नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग। देन चेन के अंदर हमारा प्रोडक्शन के बाद आती है कंजम्पशन। दो ही चीज़ों को मिलाकर जो है हमारा इकोनॉमिक्स की जो चेन है वो बनती है। कंजम्पशन में क्या होता है, भाई एक आदमी होगा, जैसे प्रोड्यूसर था ऐसे यहाँ पर एक कंज्यूमर होता है। वो क्या करता है, वो चीज़ों को इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है ना। और उस एक्टिविटी को ही हम बोलते हैं कंजम्पशन। पहले कोई चीज़ बनाई, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लिया गया, ख़त्म। अगर हम दुनिया में देखें तो भाई पहले हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बस प्रोसेस ख़त्म। उसके बाद मर जाते हैं, है ना। भाई पैदा हुए, बड़े होते रहे, चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे, कंज्यूम करते रहे उन्हें, और लास्ट में ख़त्म, डेड। इतने तो होता है। सो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स आप बचपन में स्टार्ट करते हैं, पैदा होते हैं, और उसके बाद ख़त्म होते होते, मतलब अपनी लाइफ के साथ ख़त्म होते होते करते रहते हैं उसका इस्तेमाल। चलिए, ये तो हुआ अलग मैटर। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन कौन से थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? थे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। 4 ही फैक्टर्स होते हैं। और ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को रट्टा मार लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यू विल से हमारे सर ने तो बताया नहीं था। ठीक है ना। इसलिए बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? 4 ही होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 चीज़ों को मिलाकर ही प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होती है। इनके बिना दुनिया की कोई भी प्रोडक्शन हो वो कंप्लीट नहीं हो सकती। चाहे आप स्कूल में पढ़ने आ रहे हो तो स्कूल वाला जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करने के लिए भी ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे। मैं खोल लूँ अपना खुद का कोचिंग क्लास। ठीक है। तो मुझे जो है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए भी ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन चारों के बिना या इन चारों में से किसी एक के बिना। ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन चारों में से मेरे पास 3 हैं तो मैं इन तीनों की हेल्प से जो है कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कंप्लीट कर सकता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। आपको चारों की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो होने ही वाली है। चारों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा तो पड़ेगा ही। ठीक है जी। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सभी के बदले में कुछ कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। स्टार्टिंग वाला दिन अगर आपको याद हो तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन फॉर गेटिंग मॉनेटरी कंसिडरेशंस एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डन फॉर सम कंसिडरेशंस। कुछ प्राप्त करने के लिए आप काम करते हैं। जो एक्टिविटी इकोनॉमिक होगी उसमें आप कुछ मनी की टर्म्स में प्राप्त कर रहे होंगे। जो एक्टिविटी आपकी जो है
नॉन इकोनॉमिक होगी वहाँ पर जो है आप मानसिक शांति के लिए कुछ कर रहे होंगे, ठीक है ना, मन को शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मन को सुकून मिल रहा है, पैसे तो नहीं मिलते भाई गेम खेलने से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में कुछ मनी के टर्म्स में चीज़ें मिलेंगी। लैंड के बदले में क्या था? रेंट, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। लेबर, मेरा क्या है कि मैं जो है फर्स्ट चैप्टर को या फिर जो बेसिक्स हैं उनको इतनी बार बता दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि जो सबसे इनएक्टिव बच्चा होगा, जिसका ध्यान ही नहीं होता है, उसको भी अगर याद ना हो जाए ना, तो भाई फिर तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। लैंड के बदले में रेंट होता है, लेबर के बदले में होती हैं वेजेस या सैलरीज। अब डिफरेंस क्या होता है वेज और सैलरी में? वेज वो होती हैं जो कि डेली बेस पर मिलती हैं, डेली दिहाड़ी मजदूरों को मिलती हैं, ठीक है। सैलरीज वो होती हैं जो परमानेंट वर्कर्स को मिलती हैं। सिंपल डेफिनेशन, वेजेस आर गिवन टू टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, सैलरीज आर गिवन टू परमानेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो सिर्फ आज काम करेगा कल नहीं करेगा उसको वेजेस मिलेंगी, जो परमानेंट पूरे महीने काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। कैपिटल, इनके पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इनके पास कोई बेनिफिट नहीं होता है, याद रखना। कैपिटल, इसके बदले में होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप। भाई मैं जानता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको ना तो इसकी स्पेलिंग आती ना उनसे बोला जाता एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन तो बहुत सारे हैं, बट स्पेलिंग याद रख लेना, ENTREPRENEURSHIP। मैं क्लास में आती पूछूंगा, जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे, आई थिंक आपके स्कूल्स जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे 11th एंड 12th क्लास के, तो आते ही मैं इसकी स्पेलिंग पूछने वाला हूँ। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? इसको मिलता है प्रॉफिट, ठीक है जी। तो आज जो है इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं। भाई जो इकोनॉमिक्स है वो 4 सेक्टर्स के अंदर बटी होती है। पहला सेक्टर का नाम तो है हाउस होल्ड, या इसे बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर का नाम है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? दूसरा होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। अब देखिए सबसे पहले जो है जो इकोनॉमिक चेन है वो इन दोनों सेक्टर्स के बीच में ही मूव करती है। भाई पहले हमारे पास एक तो होंगे हाउस होल्ड्स, दूसरे होंगे हमारे पास प्रोड्यूसर्स। अगर हमारे पास ये दो सेक्टर्स हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इजीली रन कर सकती है। बाकी दोनों सेक्टर्स जिनके बारे में आगे बताएंगे उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इनके बिना हमारी इकोनॉमी मूव नहीं कर सकती। अब एक चीज़ है, जब भी हम स्टडी करते हैं सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में, हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर क्यों? बिकॉज देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, वन इज़ हाउस होल्ड एंड द अदर इज़ प्रोड्यूसर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा भाई, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो करते हैं प्रोडक्शन, उसके बाद कोई चीज़ होती है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले जो है हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए इनको क्या चीज़ चाहिए? इनको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से लाएंगे? ये लेकर आएंगे हाउस होल्ड्स के पास से। सबसे पहले तो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनके पास से प्रोड्यूसर लेके आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो है एक अजम्पशन होती है। अजम्पशन क्या होती है कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जो हमारे गृहस्थ लोग हैं, जो हमारे आम जनता है, उसके पास सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर, सपोज़ कीजिए कि मैं अपना जो खुद का लैंड है, जो अपनी बिल्डिंग है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैं जो है अपने खुद के लैंड और बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए,
ठीक है, या फिर जो है मैं अपनी जमा पूंजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। पर प्रोड्यूसर बनने से पहले मैं क्या था? मैं एक हाउस होल्ड ही था। हर इंसान को हम जो है हाउस होल्ड ही मानते हैं पहले, जब तक कि वो इंसान कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी ना स्टार्ट करे। तो मैं जब जो है प्रोडक्शन करने के लिए, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपनी जमा पूंजी लेकर आ रहा था, तो मैं बीइंग अ हाउस होल्ड कहाँ मूव कर रहा था? एक प्रोड्यूसर के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि हाउस होल्ड्स आर द रियल ओनर्स, दे आर द रियल ओनर्स, असली मालिक जो हैं किस चीज़ के? ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे हाउस होल्ड्स ही होते हैं। रियल ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो हाउस होल्ड्स के पास से ही सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, वो मूव करती है। किसके पास जाती है? वो जाती है प्रोड्यूसर्स के पास। या आप बोल सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, एंड अब देखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक्सचेंजेस होते हैं, अब आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं तो बदले में कुछ देंगे इनको। क्या देंगे? आप पेमेंट्स करने वाले हैं। पहले हाउस होल्ड ने इनको कुछ सर्विसेज दी, अपनी जो है फैक्टर सर्विसेज दी अपनी, बदले में प्रोड्यूसर्स क्या देंगे? इनको पैसे देने वाले हैं। पैसे किस टर्म में देंगे? या तो वेजेस देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट देंगे, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट्स। भाई आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो बदले में कुछ लेते हैं ना, तो वो जो लेना है उसको ही हम यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स बोल रहे हैं। चलिए, अब दूसरे स्टेज में क्या होगा हमारा? जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो, उन्होंने फैक्टर्स किस लिए लिए थे? सर्विसेज किस लिए ली थी? कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ सामान बनाने के लिए। अब इन्होंने जो है गुड्स एंड सर्विसेज तैयार कर दिए होंगे, बिल्कुल कर दिए होंगे। ठीक है, तो अब जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मूव करेंगे प्रोड्यूसर्स के पास से हाउस होल्ड्स के पास, यानी कि सामान को ये बेचेंगे। आसान भाषा में कहें तो सामान बेचना। बनाने के बाद अपने पास तो रखेंगे नहीं, कि किसान है, अनाज उगाता है, ठीक है, खेती करता है, मेहनत करता है, प्रोड्यूसर है वो। अब उसके बाद ये तो नहीं है कि सारा का सारा जितना भी उसने अनाज उगाया सारा का सारा खुद खा लेगा। वो क्या करेगा? वो जो है हाउस होल्ड्स के पास, जो बाकी आम जनता है उसके पास, उन्हें ट्रांसफ़र कर देगा ना, बेच देगा। ये ट्रांसफ़र जो शो कर रहे हैं हम, तो गुड्स एंड सर्विसेज अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बदले में क्या होगा? हाउस होल्ड्स जो है इनको पैसे देंगे। इनके जो पैसे हैं उसका नाम होगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि पहले क्या हुआ? हाउस होल्ड्स ने प्रोड्यूसर्स को अपनी कुछ सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड्स ने प्रोड्यूसर से पेमेंट्स ली। उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने जो है अपना सामान हाउस होल्ड्स को बेचा, और हाउस होल्ड्स ने जो है उसके बदले में उनको पैसे दे दिए। तो ये एक चेन चलती रहती है। पहले पैसे यहाँ से यहाँ पर आए थे, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए। एक ऐसे ही जो है इकोनॉमिक चेन कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम जनरेशन। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारी इनकम है वो इस तरह से ही दो सेक्टर्स के बीच में मूव करती रहती है। दो सेक्टर्स कौन कौन से? हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। तो पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं रियल ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके बिना कोई भी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। दूसरा सेक्टर का नाम है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। इनका काम होता है चीज़ों को कंबाइन करके उनको यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करना। इसके बिना भी कोई भी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर बेसिक फीचर्स। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसलिए ये दोनों सेक्टर्स बहुत रिक्वायर्ड हैं। थर्ड सेक्टर हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि आजकल जो है हम देशों के रूप में बटे हुए हैं, पूरी दुनिया के जो इंसान हैं वो देशों के रूप में बटे हुए हैं। उनके ऊपर जो है एक बॉडी काम करती है जो उनकी संरक्षण करती है, जो उनकी निगरानी करती है। ठीक है, तो इसलिए एक थर्ड सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मॉनिटरिंग एवरीथिंग एंड पासिंग पॉलिसीज़। हर चीज़ की देखरेख करना। जो रिसोर्सेज मूव हो रहे हैं, जो पैसे मूव हो रहे हैं, इन सब की निगरानी कौन करेगा? इनकी निगरानी करने वाली है हमारी सरकारें। ठीक है, यदि हम जैसे इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वही हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है,
वैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही हम सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहे, हम अपने ऑफिशियल जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन सब की भी बात कर रहे हैं। एंड जब हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये थी हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब इसको मिलाने के बाद हमारी इकोनॉमी बन जाएगी 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से कुछ समझने जैसा इसमें है नहीं, नाम से पता लग रहा है। जब 2 सेक्टर्स थे भाई, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए हमें, कुछ भी शो करने के लिए, इकोनॉमी शो करने के लिए आपको 2 सेक्टर्स चाहिए ही। उसके बाद अगर आप तीसरा भी एक गवर्नमेंट को भी ऐड कर देते हो, क्योंकि हम सभ्यता, अब हम सभ्य हो चुके हैं, हम असभ्य रहे नहीं, हम जानवर तो है नहीं कि भाई कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इंसान काफ़ी उन्नत हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए गवर्नमेंट नाम की एक चीज़ भी आ चुकी है, एक प्राणी आ चुका है, ठीक है, हमारे ऊपर, जो हमारी इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है। और जब हम उसे ऐड कर देते हैं, उसके साथ में स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। एक लास्ट में हमारा एक और सेक्टर आता है जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर। जिसको हम साथ में बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। भाई आप लोग जानते हैं कि जो देश आपस में बटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आजकल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर देश दूसरे से जुड़ा हुआ है, ट्रेड्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर वाले यहाँ पर रहते हैं, तो इसी वजह से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी हैं जो देशों के बीच में चलती हैं। तो इसलिए हमारे पास एक और सेक्टर है जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर या फिर फॉरेन सेक्टर। ठीक है, जब हम इस सेक्टर को भी साथ में जोड़ देंगे तो हमारी इकोनॉमी बन जाएगी 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, या फिर जो है, जब हम सिर्फ इन तीनों की स्टडी करते हैं एक साथ, तो हम इसको बोलते हैं ये तो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के पार्ट हैं, और इसको हम बोलते हैं एक क्लोज्ड इकोनॉमी। जब तक हम जो है सिर्फ 3 सेक्टर्स को कंबाइन करेंगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट को, तो हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बंद है। हम जो है सिर्फ अपने देश के अंदर ही एक्सचेंजेस कर रहे हैं, अपने देश के अंदर ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी कहलाएगी क्लोज्ड इकोनॉमी। व्हेन वी स्टडी ओनली 3 सेक्टर्स, household, producer and government of a country, then that economy is known as closed economy. And when we add external or foreign sector into it, it is known as open economy, because we have opened our economy for the external world. क्योंकि हमने जो है पूरी दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमी को, अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को खोल दिया है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं ओपन इकोनॉमी। जब चारों सेक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं तो आप डेफिनेशन बहुत सारी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ ना कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, डेफिनेशंस पर मत जाओ। आप ये भी बना सकते हैं कि व्हेन वी ऐड 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड डू ट्रांजेक्शंस बिटवीन देम, देन द इकोनॉमी इज नोन एज ओपन इकोनॉमी। When we are not including external or foreign sector into our economy and doing all the transactions between the boundary lines of our country only, then the economy will be known as closed economy. ठीक है, तो आज के लिए, क्योंकि अभी कुछ खास इतना हो नहीं रहा, मुझे पता नहीं लग रहा कि आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, और एक्चुअली अभी तो ये भी नहीं पता कि किसने कौन सी स्ट्रीम ली है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम सीधे सीधे चैप्टर्स पर आएँ। इसलिए चैप्टर्स पर आने से पहले जो भी बेसिक्स हैं, डेली एक एक टॉपिक आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आई होप आप जो है इससे थोड़ी बहुत कॉमर्स की समझ या इकोनॉमिक्स की समझ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने 9th-10th में कितनी अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, रट्टे मारे हैं, सिर्फ कुछ नहीं करा, समझने के नाम पे आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो था पहले वाले के बाद का, वो था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि 4 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। इन दोनों के बिना कोई इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में कैसे हमारी इनकम मूव करती है, कैसे सर्विसेज मूव करती हैं, या फ्लोज कैसे होते हैं, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको बताया ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है।
और कैसे कैसे सेक्टर्स जुड़ने के बाद हम 2 सेक्टर से 3 सेक्टर बनाते हैं, 3 से 4 सेक्टर बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।